अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। नून लीग और पीपल्स पार्टी के इख्तलाफात में शिद्दत नजर आ रही है और पीटीआई ताना दे रही है कि सब नूरा कुश्ती है। आज पीपल्स पार्टी ने पहले सेनेट और फिर कौमी असम्बली के इजलास से वॉकआउट कर दिया, जिसके बाद कोरम पूरा ना होने की वजह से कौमी असम्बली और सेनेट का इजलास मुलतवी कर दिया गया। आज कौमी असम्बली का इजलास शुरू हुआ तो साबिक वज़ीर आज़म और पीपल्स पार्टी के रहनुमा राजा परवेज़ अशरफ ने खिताब किया और कहा कि जब तक हुकूमत हमें मुतमईन नहीं करती, हमारे लिए ऐवान में बैठना मुश्किल है। पीपल्स पार्टी वॉकआउट करती है। ऐसा ना हो कि यहाँ सुबाइयत की बदबू फिर फैल जाए, ऐसा ना हो कि वफाक पाकिस्तान फिर कमजोर हो जाए। जनाब स्पीकर, ये बातें मैं आपके तवज्जो से हर पाकिस्तानी तक भी पहुँचाना चाहता हूँ कि हम वफाक को कमजोर करने वाले नहीं, हम पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाने वाले लोग हैं। हम वफाक पाकिस्तान के साथ खड़े होने वाले लोग हैं। कैसे हम पाकिस्तान को मजबूत करेंगे, किस तरह हम सैलाब का मुकाबला करेंगे अगर हम आपस में उलझ पड़ेंगे। जब तक हम आंगी ना होगी, ना आप आगे बढ़ सकेंगे, ना हम जमहूरियत और कानून और आइन इसकी हिफाजत भी करना है। लेकिन अगर आप हमसे उलझते रहेंगे, हमें दुश्मनाम देते रहेंगे, तो उससे अगर किसी का कद बढ़े या उसकी कोई सियासत चमके तो ये बहुत अफसोसनाक बात है। जब तक इस बात की कोई हमें इस बात पर मुतमईन नहीं करता, जनाब स्पीकर, हमारे लिए इस हाउस में बैठना बहुत मुश्किल है। मैं वॉकआउट करता हूँ। इस पर तहरीक इंसाफ के रहनुमा सद कैसर ने कहा कि अगर पीपल्स पार्टी वाले संजीदा हैं तो अदम एतमाद पेश करें, हम साथ दे देंगे। हम पीपल पार्टी की ये फ्रेंडली फायर को जो है ना वेलकम करते हैं। हम समझते हैं कि अगर ये संजीदा है तो आए, अदम एतमाद पेश करें, हम इसके साथ दे देंगे। अदम एतमाद में इस हुकूमत को फारग करने में हम इसका साथ दे देंगे। अभी आए, मैं हमें ऑफर करता हूँ अपनी तरफ से, अगर ये अदम एतमाद पेश करते हैं तो हम पूरा सपोर्ट करेंगे इसको अदम एतमाद में। इससे पहले पीपल्स पार्टी के रहनुमा सेनेटर शेरी रहमान ने आज सेनेट में खिताब किया और कहा कि इस वक्त सूबाई कार्ड ना खेलें, मुल्क पर मुश्किल आई हुई है। पीपल्स पार्टी सेनेट की सबसे बड़ी जमात है, हमारी हिमायत को फॉर ग्रांटेड ना लें। इसके बाद पीपल्स पार्टी के अरकान ने सेनेट की कार्रवाई से वॉकआउट कर दिया। इस दौरान डिप्टी चेयरमैन सेनेट उन्हें रोकने की कोशिश करते रहे। ये सूबाई कार्ड ना खेलें, इस वक्त मुल्क पे बहुत शदीद मुश्किल आई पड़ी है। हर फर्द जो है वो मुस्तहिक है रिलीफ का और इंस्टेंट रिलीफ का। तो मैं ये कहूँगी कि ये सब बातें हो गई हैं। माफ़ी अगर नहीं मांगी जाती हमारी लीडरशिप से तो पीपल्स पार्टी कम से कम सेनेट में तो सबसे बड़ी जमात है। आप नंबर्स गिन लीजिए। वी आर बाय फार द बिगेस्ट पार्टी इन दिस हाउस एंड हमारे सपोर्ट को फॉर ग्रांटेड ना लें जी। कोalition बेंचेस पे हम कुछ तोड़ना नहीं चाहते, बट डू नॉट टेक आवर सपोर्ट फॉर ग्रांटेड। दैट इज़ वेरी क्लियर। थैंक यू वेरी मच। आप मिनिस्टर साहब का जवाब तो सुन ले। मैडम इजाजत आप दें, जवाब तो सुन ले। इखलाकन अगर जवाब आप तो थोड़ा सुन सा ले। मौका जवाब दे सुन के दें। जाओ जी मिनिस्टर जी। नहीं सर, मैं ऑपोजिशन को ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। पीपल्स पार्टी के वॉकआउट के बाद वफाकी वजीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि इस पर अपोजिशन को खुश होने की ज़रूरत नहीं है, कोशिश करेंगे कि अपने दोस्तों को मना कर लाएं। नेशनल असम्बली में भी मैंने फ्लोर ऑफ हाउस पे अपने तई पूरी कोशिश की कि जो दो सूबों के हुकूमती अहदेदारों के बयानात है उसके हवाले से यहाँ की जो फंक्शनिंग है और ये चीज़ें उन पर असरअंदाज ना होने दें। और मैंने तो इस हद तक कहा था कि अगर किसी की दिल आज़ारी हुई है तो उसको भी मुझे तकलीफ़ है बतौर एक सियासी कारकुन के, और ये नहीं होना चाहिए। मैं अपोजिशन के दोस्तों से सिर्फ ये अर्ज़ करूँगा कि ये मामूली टेम्परेचर की कमी बेशी है, जो कि वैसे भी आजकल हो रहा है। अक्टूबर का महीना है, आपने देखा सर्दी आ गई है इस्लामाबाद में, तो यहाँ भी सर्दी आने वाली है, तो इस पर खुश होने की ज़रूरत नहीं है। हम कोशिश करेंगे कि अपने दोस्तों को मना के भी लाएं। मैं गुजारिश करूंगा मोहतरमा अनुशा रहमान साहिबा से, अनुशा रहमान साहिबा जाए, आमिर चिश्ती साहब जाए, खलील ताहिर सिंधु साहब, तो दोस्त जाएंगे, वो आ जाएंगे। जैसे मौसम शहर का बदला है वैसे सियासी मौसम में भी थोड़ा सा तगय्युर था, तो इस पर सर खुश होने की बात नहीं है, ये भी अच्छी खबर आएगी। इसके बाद डिप्टी चेयरमैन सेनेट ने सेनेटर अनुशा रहमान, सेनेटर आमिर चिश्ती और सेनेटर खलील ताहिर सिंधु को पीपल्स पार्टी अरकान को मनाने के लिए भेजा, लेकिन हुकूमती अरकान पीपल्स पार्टी अरकान को मनाने में नाकाम रहे। सेनेट इजलास से खिताब करते हुए तहरीक इंसाफ के सेनेटर अली जफर ने कहा कि पीपल्स पार्टी और नून लीग खेल खेल रहे हैं, जो तबाही हुई इसकी जिम्मेदार हुकूमत और उसके इत्तेहादी। जनाब चेयरमैन, आपको पता है क्या हो रही है? स्कोरिंग ये नहीं हो रही कि कितने घर बनाए गए, स्कोरिंग ये हो रही है कि किसने ज्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की।
नंबर आपको ये मिलते हैं कि ट्रक पे साथ खड़े होके या कश्ती में बैठ के कितनी तस्वीरें किसने खिंचवाई। ये है मुकाबला। मुकाबले में दोनों पार्टियां झगड़ रही हैं कि सैलाब ज़दगान के साथ किसको ज्यादा मोहब्बत है, लेकिन असल में हकीकत देखें तो सैलाब ज़दा जो लोग हैं वो कई दिनों तक अपने छतों पर खाली हाथ हिलाते रहे। मुतासरीन तक ना तो रिलीफ मिल रहा है, ना ही उन तक इमदाद पहुंच रही है। जितनी इमदाद है बदकिस्मती से करप्शन की नजर है। मेरे पास ये इतनी मोटी फाइल है जिसमें नजर आ रहा है कि इमदाद में क्या क्या करप्शन हो रही है। यहां तक कि कश्ती चलाने वाले भी 2-2 लाख रुपया मांग रहे हैं कि हमें यहां से वहां पहुंचाया जाए, और हुकूमत और इनकी इत्तेहादी जमात आपस में खेल रहे हैं अभी तक। पीपल्स पार्टी के अरकान मरियम नवाज से मुआफ़ी का मुतालबा कर रहे हैं, मगर जुमे को वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा था कि अगर कोई पंजाब के खिलाफ बात करेगा तो जवाब मिलेगा, और ज़ोरदार जवाब मिलेगा। मुझे अफसोस है इस बात का कि पंजाब के ऊपर जब तबाही आई और पंजाब जो है सैलाब से निमट रहा था, तो उस वक्त वो 3-3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके पंजाब का मजाक उड़ा रहे थे, झूठ बोल रहे थे। 3-3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस रोज होती रही, मैं चुप रही, क्योंकि मैं लड़ाई में उलझना नहीं चाहती। मेरा हर लम्हा 24 घंटे मेरे पंजाब के अवाम की खिदमत में मैं बिजी होती हूँ। मेरे पास इधर उधर की सोच का टाइम नहीं होता। मुझे बार बार दिल किया जवाब दूं, मैं चुप रही, मसलहतन चुप रही। लेकिन फिर मुझे लगा कि पंजाब के अवाम ये कहेंगे कि हर सूबे की बात करने वाला कोई है, पंजाब के अवाम की बात करने वाला कोई नहीं है। मैं पंजाब के अवाम को अकेला नहीं छोड़ सकती। बात करोगे तो जवाब मिलेगा, और जोरदार जवाब मिलेगा। इसके अलावा आज सदर आसिफ अली जरदारी और वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी में राब्ता हुआ है। वाने सदर की सोशल मीडिया पोस्ट के मुताबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी को टेलीफोन किया है। सिंध और पंजाब हुकूमतों के दरमियान कशीदगी के मामले पर बातचीत हुई है, और सदर जरदारी ने वजीर दाखिला को फौरी तौर पर कराची तलब कर लिया है। इसके अलावा जुल्करनैन ताहिर की खबर के मुताबिक वजीर आज़म शहबाज शरीफ ने हफ्ते को नून लीग के कायद नवाज शरीफ से मुलाकात की, जिसमें पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी पर बातचीत हुई। वजीर आज़म ने नवाज शरीफ से दरख्वास्त की कि वो मामलात को ठंडा करने में अपना किरदार अदा करें। खबर के मुताबिक ये मुलाकात जाती उम्रा में हुई, जिसमें हुकूमती उमूर के साथ साथ सिंध हुकूमत के साथ सैलाब और कैनाल के तनाज़ात पर भी गुफ्तगू हुई। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने नून लीग के सदर से कहा कि पीपल्स पार्टी हुकूमत में उनकी इत्तेहादी है, इसलिए हुकूमत को बेहतर अंदाज में चलाने के लिए दोनों जमातों के दरमियान तनाज़ात को तूल नहीं देना चाहिए। खबर के मुताबिक ज़राए का कहना है कि शहबाज शरीफ चाहते हैं कि नवाज शरीफ वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से बात करें और उन्हें कायल करें कि वो नरमी इख्तियार करें और पीपल्स पार्टी के साथ मुफाहमत करें। वज़ीर आज़म ने नवाज शरीफ पर जोर दिया कि वो मरियम नवाज को मसालहती रवैया इख्तियार करने का कहें और पीपल्स पार्टी की क़यादत के साथ सैलाब और कैनाल के मामले पर जारी तनाज़े को ख़त्म करें। खबर के मुताबिक नवाज शरीफ को पीपल्स पार्टी के इंतज़ामी और तरक्याती मामलात से मुताल्लिक तहफ़्फ़ुज़ात पर भी ब्रीफिंग दी गई। दोनों रहनुमाओं ने इस पर इत्तफ़ाक़ किया कि हुकूमत के इस्तेहकाम के लिए इत्तेहादी जमातों में इत्तेहाद बरकरार रखना ज़रूरी है। खबर के मुताबिक ताहम नून लीग के सरकारी बयान में कहा गया कि वज़ीर आज़म ने पार्टी सरबराह को अपने हालिया गैर मुल्की दौरों के बारे में आगाह किया और आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग दी, जिसमें मुजाहिरीन के साथ कामयाब मुज़ाकरात के नताइज भी शामिल थे। खबर के मुताबिक दोनों इत्तेहादी जमातों के दरमियान लफ्ज़ी जंग का आगाज़ सैलाब मुतासरीन के मुआवजे के मसले से हुआ, जो बाद में कैनाल्स के मामले तक पहुँच गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पीपल्स पार्टी की क़यादत से कहा कि वो अपनी नसीहतें अपने पास रखे, जिसके जवाब में पीपल्स पार्टी ने एहतजाजन अपने अरकान असेंबली और सेनेट को इजलासों से दूर रखा और मरियम नवाज से मुआफ़ी का मुतालबा किया। ताहम मरियम नवाज ने वाज़ेह किया कि वो सैलाब और कैनाल के मामले में अपने मौक़िफ़ के हवाले से पीपल्स पार्टी से कभी मुआफ़ी नहीं मांगेंगी। इस सारी सूरत पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर साहब तजज़ियाकार हामिद मीर साहब। मीर साहब बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। मीर साहब, ज़ाहिर अल्फाज की हद तक इख्तिलाफात नज़र आ रहे हैं, पीपल्स पार्टी वॉकआउट भी कर रही है, मगर तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि नूरा कुश्ती है, फ्रेंडली फायर है। क्या वाकई मामला कोई संगीन है या फ्रेंडली फायर ही है? देखिए, तहरीक इंसाफ तो इसलिए कह रही है ना ये फ्रेंडली फायर है क्योंकि वो चाहती है कि जो लड़ाई है वो बढ़े, और मसला ये है कि उनको ये नहीं पता कि असल में लड़ाई है क्या। तो लड़ाई तो है सीरियस, लेकिन इसमें जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि पीपल्स पार्टी में अभी तक इतनी हिम्मत नहीं पैदा हुई कि पीपल्स पार्टी जो है वो कौमी असम्बली या सेनेट में जब वॉकआउट करती है तो बताए कि असल मसला क्या है, वो तो बता नहीं रहे। और दूसरी तरफ जो है मरियम नवाज शरीफ साहबा वो कहती हैं मैंने तो माफ़ी नहीं मांगनी। और आप जब बात करते हैं कुछ फेडरल मिनिस्टर्स के साथ मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं से, तो वो एक कहका लगाते हैं बड़े तजाहल आरफाना के साथ, और वो कहते हैं ये पीपल्स पार्टी वाले ये मुँह और मसूर की दाल, ये छोड़ के जाएंगे हमें, इनकी ये जुर्रत ये जा ही नहीं सकते।
और पीपल्स पार्टी में हिम्मत नहीं है कि वो बताए कि असल मामला क्या है। तो अगर पीपल्स पार्टी में हिम्मत नहीं है तो आप मुझसे ये तवक्को क्यों करते हैं कि मैं वो आपको बात बता दूं कि असल फटा क्या है। फटा बड़ा सीरियस है और ये मैं आपको कह सकता हूं कि अगर ये फटा जो है वो ख़त्म ना हुआ तो इसका इन दोनों में से किसी को फ़ायदा नहीं है, इन दोनों को नुकसान होगा और बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, और इतना ज़्यादा नुकसान होगा कि नुकसान ही नुकसान होगा। और ये जो फिर फेडरल मिनिस्टर्स का एतमाद है कि पीपल्स पार्टी करे, हालांकि तहरीक इंसाफ तो कह रही है अगर भाई आप संजीदा हैं तो फिर आप नो कॉन्फिडेंस लाएं, हम आपका साथ देंगे, तो ये एतमाद फिर दुरुस्त है अगर वफाकी हुकूमत का, नून लीग का या मरियम नवाज साहिबा का है कि पीपल्स पार्टी नहीं छोड़ेगी? देखिए ना, अब जब मरियम नवाज शरीफ साहबा जो हैं वो ये कह रही हैं कि मैंने माफ़ी नहीं मांगनी, पहले जब मुतालबा किया पीपल्स पार्टी ने कि आप माफ़ी मांगे, उन्होंने कहा मैंने माफ़ी नहीं मांगनी। जो उन्होंने इशू बनाया वो तो कोई इशू है नहीं है ना, क्योंकि बिलावल साहब जो हैं उनका ये दावा है कि जी मैंने तो पहले कसूर में चीफ मिनिस्टर पंजाब की तारीफ़ की थी, फिर मैं जब साउथ पंजाब में गया तो मैंने वहाँ पे जाके कहा कि जी यहाँ पे बहुत नुकसान हुआ है, तो यहाँ पर आप न सिर्फ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत लोगों की मदद करें बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे भी कोई अपील करें। तो इसको इशू बनाया चीफ मिनिस्टर पंजाब साहबा ने और उन्होंने कहा जी कि ये तो पंजाब के मुफादात पे उन्होंने बहुत बड़ा हमला कर दिया और मैं तो उंगली तोड़ दूंगी जो मेरी तरफ उंगली उठाएगा, और मैंने कोई माफ़ी नहीं मांगनी। तो अब देखें ना, असल बात तो वो भी नहीं बता रही, असल बात तो है ही कोई नहीं। यानी कि पंजाब में सैलाब के इशू पे अगर ये लड़ रहे हैं तो वो तो कोई इशू नहीं है, लड़ाई तो कुछ और है। तो वो ना पीपल्स पार्टी बता रही है और ना ही मरियम नवाज शरीफ साहबा बता रही हैं। लेकिन आप इशारों में ही बता दें, आप इशारों में ही बता दें थोड़ा सा, आपको तो ज़ाहिर अंदाज़े बयां आपका है कि आप तरीके से एक बात कम्युनिकेट कर देते हैं, आप इशारों में ही बता दें हमारे नाजरीन को कि मसला क्या है। नहीं, मैंने शाहजेब खानज़ाद साहब जो इशारेबाजी है वो छोड़ दी है, बल्कि मैं बहुत मुहतात हो गया हूँ इशारेबाजी करने में, क्योंकि जब आप इशारेबाजी करते हैं तो बहुत से जो फरीक हैं उनमें से वो इशारा उनको समझ नहीं आता, वो समझते हैं कि ये तो शायद इसने वो बात कर दी है, हालांकि आपने कुछ और बात की होती है। तो देखें, आप भी समझदार आदमी, आपको समझना चाहिए कि अगर बिलावल साहब और मरियम नवाज शरीफ साहबा अगर लड़ रहे हैं आपस में तो किस बात पे लड़ रहे हैं? दोनों ने प्राइम मिनिस्टर बनना है ना, तो प्राइम मिनिस्टर तो शहबाज शरीफ साहब हैं, तो लेकिन ये कह रहे हैं कि शायद अगली दफ़ा हम प्राइम मिनिस्टर होंगे। तो अगली दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए दोनों जो है वो उन्होंने पंजाब को फोकस किया हुआ है, और शायद उनको ये समझ नहीं आ रही कि ये एक बहुत बड़ा ट्रैप है, और अगर ये दोनों लड़ेंगे तो फिर दोनों जो हैं वो तबाह बर्बाद हो जाएंगे। मतलब जो फिर मरियम नवाज पर इल्ज़ाम लग रहा है कि वो पंजाब कार्ड खेल रही हैं, ऐसी सूरत हाल में जब नज़र आता है कि ज़ाहिर सिंध में नून लीग का वो वोट बैंक है नहीं, केपी में पीटीआई का है, बलूचिस्तान के इलेक्शंस जिस तरह होते हैं वो सबको पता है, तो क्या एक स्ट्रैटेजी के तहत वो कर रही हैं जो भी कर रही हैं? देखें, इसमें प्रॉब्लम ये है कि पीपल्स पार्टी क्योंकि कोलेशन में है और इत्तेहादी है तो उनको बहुत सी अंदर की बातों का पता है। तो अंदर बहुत सी लड़ाइयाँ हैं, बहुत से मामलात हैं जिस पे कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने कुछ बहुत से जो फरमाइशें थी वो पूरी नहीं की, और बड़ी वो सेंसिटिव किस्म की फरमाइशें थी। किसी को बहुत अहम ओहदा दिलवाना था, उसको ओहदा नहीं मिला। तो अब कुछ लोगों का ख्याल ये है कि सोशल मीडिया पर जो कुछ सो कॉल्ड किस्म के प्रो PMLN ट्रोल्स जो हैं वो अगर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब पे अटैक कर रहे हैं और मरियम नवाज शरीफ साहबा जो हैं उनकी खुल्लम खुल्ला सपोर्ट कर रही हैं, तो इसका मतलब ये है कि एक्चुअल टारगेट तो उनका प्राइम मिनिस्टर साहब हैं। और यही पीपल्स पार्टी भी कह रही है कि टारगेट हम तो नहीं हैं, टारगेट तो असल में शहबाज शरीफ साहब हैं। तो वो अब मानेगी तो नहीं मरियम नवाज शरीफ साहबा, लेकिन अगर सोशल मीडिया पे कुछ मरियम नवाज शरीफ साहबा के बहुत ही फेवरेट लोग जो हैं वो अगर प्राइम मिनिस्टर साहब के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करते हैं और उनको अटैक करते हैं तो उसका क्या मतलब है? तो ये अब बात को इतनी छुपी हुई नहीं है, लेकिन देखें अगर मैंने ये बात कर दी तो फिर मसला हो जाएगा, बेहतर है आप कर दें। तो आमिर साहब ये भी बताइए कि फिर इस सारी इक्वेशन में एक ख़बर आती है कि शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात हुई है नवाज शरीफ साहब से और उन्होंने उनसे कहा है कि जो सियासी दर्जा हरारत है उन्हें नीचे लाने में उसे किरदार अदा करें। मरियम नवाज साहिबा सुनती हैं नवाज शरीफ साहब की बात और मानती हैं उनकी बात। क्या ऐसा कुछ हो रहा है कि शहबाज शरीफ साहब कोशिश कर रहे हैं नवाज शरीफ साहब के थ्रू और वो कोई किरदार अदा कर सकते हैं?
देखें, शहबाज शरीफ साहब का माजी का जो एक्सपीरियंस है, अगर उसको सामने रखें तो वो हो सकता है वो कहें नवाज शरीफ साहब को, लेकिन मुझे नहीं लगता कि नवाज शरीफ साहब इस मामले में कोई किरदार अदा कर सकते हैं। देखें, एक्चुअली अगर आप देखें कि ये जो लड़ाई है, अगर मरियम नवाज और बिलावल की जो लड़ाई है ये बढ़ती है तो नुकसान किसका है? नुकसान तो शहबाज शरीफ साहब का ना। शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर हैं। अगर आज शहरी रहमान साहबा ने सेनेट में ये कहा कि हमें टेकन फॉर ग्रांटेड ना लो, और राजा परवेज़ अशरफ साहब जो हैं वो कौमी असम्बली से वॉकआउट करते हैं, तो इसका मतलब है कि आसिफ जरदारी साहब ने जो मोहसिन नकवी साहब से रब्ता कायम किया है, वो रब्ता इसलिए कायम नहीं किया कि मोहसिन नकवी साहब का बहुत असर है PMLN में और वो PMLN को राज़ी कर लेंगे। वो तो रब्ता किसी और मकसद के लिए किया ना, कि भाई उनको जाके समझाओ कि इस तरह हम इनके साथ नहीं चलेंगे। तो ये मामला जो है ये एक्चुअली इसमें जो मुश्किलात और परेशानियां अगर किसी के लिए पैदा होंगी तो वो शहबाज शरीफ साहब हैं। इन दोनों का तो कुछ नहीं जाएगा, ना बिलावल साहब का कुछ जाएगा, ना मरियम साहबा का कुछ जाएगा, क्योंकि मरियम साहबा के पास तो मेजॉरिटी पूरी है पंजाब असम्बली में। उनको तो ज़रूरत नहीं है पीपल्स पार्टी के वोटों की। पीपल्स पार्टी के वोटों की ज़रूरत है शहबाज शरीफ साहब को, कौमी असम्बली में भी और सेनेट में भी। तो अगर उनके लिए मुश्किल पैदा होती है और पंजाब में कुछ नहीं होता तो खैर सलाह है। लेकिन इसमें मैं ये समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी ने भी कुछ मामलात में उन्होंने भी कुछ जो है ना कोई समझदारी का मुजाहरा नहीं किया, क्योंकि अगर उनका कहीं पे कोई शिकवा शिकायत है, उनको कहीं पे कोई लग रहा है कि जी उनकी कहीं को बात नहीं मानी जा रही या उनके साथ ज्यादती हो रही है, तो वो फिर खुलकर उनका भी जिक्र करे ना। वो उन्होंने भी टारगेट मरियम नवाज साहबा को बनाया हुआ है। मतलब इस सब में क्या तहरीक इंसाफ के लिए या इमरान खान साहब के लिए कोई खैर की खबर निकल सकती है आने वाले दिनों में? नहीं, तहरीक इंसाफ का इस सारे मामले से दूर दूर का वास्ता नहीं है। तहरीक इंसाफ खुद जो है वो आपस में लड़ रही है। अलीमीन गंडापुर साहब जो हैं वो अलीमा खान साहबा के ख़िलाफ़ सफ़ आ रहे हैं। तो तहरीक इंसाफ की कोशिश होगी कि ये लड़ाई जो है पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की, ये लड़ाई थोड़ी बढ़े और उसका उनको फ़ायदा हो। लेकिन मुझे लगता है कि इसका फ़ायदा तहरीक इंसाफ को नहीं होगा। अगर लड़ाई बढ़ेगी तो इसका फ़ायदा किसी को नहीं होगा, किसी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं होगा, सबको नुकसान होगा। अल्टीमेटली अगर इसका किसी को फ़ायदा होगा तो वो शहबाज शरीफ साहब है, और नुकसान भी शहबाज शरीफ साहब को ही हो सकता है अगर ये मामला आगे बढ़ा। नहीं, देखें ना, शहबाज शरीफ साहब को शुरू में नुकसान होगा। फ़र्ज़ करें जैसा कि आज असद कैसर साहब ने कौमी असम्बली में कहा ले आओ जी नो कॉन्फिडेंस, तो नो कॉन्फिडेंस आ जाती है। तो आपका क्या ख्याल है, वो नो कॉन्फिडेंस जो है वो कामयाब होगी? अगर पीपल्स पार्टी नो कॉन्फिडेंस लाने पे तैयार हो भी जाए तो वो नो कॉन्फिडेंस जो है वो कामयाब होगी? कामयाब तो नहीं होगी। आपको याद है ना, वो 2-3 साल पहले भी एक ऐसा ही मामला हुआ था, नो कॉन्फिडेंस आई थी तो उसको रोकने के लिए इमरान खान साहब जो है उन्होंने असम्बली तोड़वा दी थी। तो ये इस तरह की तोड़ फोड़ का ख़तरा होगा, लेकिन उसका कोई फ़ायदा जो है वो मरियम नवाज शरीफ साहबा को और बिलावल साहब को नहीं होगा। ये मैं बात बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि ये दोनों जो हैं ये आपस में लड़ रहे हैं। इनको प्राइम मिनिस्टरशिप चाहिए अगली, लेकिन मुझे लगता है कि ये अगली पिछली सब जाएगी, इनको कोई फ़ायदा नहीं होगा। और सब अगली, जब आप कहते हैं अगली से मुराद 2029 के इलेक्शन के हवाले से है या शहबाज शरीफ साहब के टेन्योर के दौरान ही प्राइम मिनिस्टरशिप की ख्वाहिश के हवाले से? कुछ लोगों का ख्याल है कि इस टेन्योर के दौरान ही कोई ऐसी गेम बन जाए कि उनको प्राइम मिनिस्टरशिप मिल जाए। कुछ लोगों का ख्याल है कि 2029 का जो इलेक्शन है उसके बाद उनको प्राइम मिनिस्टरशिप मिलनी चाहिए, लेकिन मुझे 2029 में भी इन दोनों के लिए काफ़ी मुश्किल नज़र आ रही है। और साहब, फिर सारी सूरत हाल में इस इख्तलाफ से अगर हटकर बात करें, क्या तहरीक इंसाफ जिसकी आप बात करें कि वो तो आपस में लड़े हुए हैं, अलीमीन गंडापुर और हलीमा खान साहब ने ज़ाहिर एक दूसरे के खिलाफ भी बयानात दिए, सोशल मीडिया भी बहुत ज़्यादा डिवाइडेड नज़र आता है तहरीक इंसाफ का। क्या कुछ ऐसा है जो तहरीक इंसाफ अपनी हिकमत अमली में तब्दीली करे तो उनके लिए आसानी हो सके, या हिकमत अमली का कोई ताल्लुक नहीं है उनके लिए आसानी पैदा होने से फ़िलहाल? देखिए, तहरीक इंसाफ का जिनसे मामला चल रहा है, जिनसे उनकी लड़ाई है, तो वो लड़ाई इतनी आगे ले गए हैं कि अब इमरान खान साहब पीछे आ नहीं सकते, और अब उस किस्म की लड़ाई जो है वो उसमें अगर ड्रैग हो जाए PMLN और पीपल्स पार्टी तो किसी को भी फ़ायदा नहीं है।
ये जो लड़ाई है ना पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की, इसमें से आप पीटीआई को निकाल दें, पीटीआई वाले जो मर्जी बयान देते रहें, जो भी करते रहें, उसका उनको कोई फ़ायदा नहीं होना इसका। और अल्टीमेटली ये जो लोग जेल से बाहर हैं पीटीआई के, और वो कहते हैं जी कि ये फ्रेंडली फायर है और ये आपस में मिले हुए हैं। आज सेनेट में कुछ तकरीरें मैं सुन रहा था ये सारे के सारे खुद फ्रेंडली फायर में शामिल हैं। ये खुद भी जब हुकूमत पे तनकीद करते हैं तो वो फ्रेंडली फायर होता है। तो इनका ख्याल है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग आपस में लड़ रहे हैं तो वो भी फ्रेंडली फायर है। तो ये शाहजेब खानज़ादा साहब हमें एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं कि ये टीवी की स्क्रीन पे और अखबार के फ्रंट पेज पे जो कुछ आपको नज़र आ रहा होता है वो एक्चुअली वो होता नहीं है जो कहा जा रहा होता है। असल कहानी जो है वो पर्दे के पीछे होती है। बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। भारत की सियासी और अस्करी क़यादत की जानिब से एक बार फिर इश्तियाल अंगेज़ बयानात दिए जाने के बाद पाक फ़ौज ने भारत को ख़बरदार किया है कि इस दफ़ा किसी भी मिस एडवेंचर का नतीजा भारत के लिए पहले से भी ज़्यादा ख़तरनाक निकलेगा और अगर तबाही हुई तो वो एक तरफ़ा नहीं बल्कि दो तरफ़ा होगी। जुमेरात को भारत के वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह ने गुजरात में एक फ़ौजी अड्डे पर तकरीब में खिताब के दौरान दावा किया था कि पाकिस्तान सरक्रीक के करीब इलाकों में फ़ौजी इंफ्रास्ट्रक्चर तामीर कर रहा है। पाकिस्तान की तरफ से किसी भी तरह की मुहिम जुई फैसला कुन रद्द अमल को दावत देगी। हमारा जवाब इतना शदीद होगा कि ये तारीख़ और जोग्राफिया दोनों को बदल देगा, ये भी उन्होंने कहा। इसके बाद जुमे को भारतीय आर्मी चीफ ने राजस्थान में फ़ौजी से खिताब के दौरान पाकिस्तान को धमकी दी थी कि रियासत पार दहशतगर्दी जारी रही तो पाकिस्तान को दुनिया में नक्शे में अपनी जगह पर नज़रसानी करना होगी। आइंदा कोई तनाज़ा हुआ तो भारत इस सब्र तहम्मुल का मुजाहरा नहीं करेगा जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दिखाया गया था। इसके जवाब में ISPR ने भारत को खबरदार किया है कि अगर कोई एडवेंचर किया गया तो इसका हौलनाक जवाब दिया जाएगा। ISPR के एलामिये के मुताबिक ये गैर जिम्मेदाराना बयानात जारियत के लिए मन माने बहाने घड़ने की एक नई कोशिश की निशानदही करते हैं। कई दहाइयों से भारत ने तशद्दुद को हवा देने और जनूबी एशिया और इससे बाहर दहशत गर्दी का इर्तिकाब किया। ऐसे बयानात खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए संगीन नताइज का बाइस बन सकते हैं। अब दुनिया भारत को सरहद पार दहशत गर्दी का असल चेहरा और इलाकाई अदम इस्तेहकाम का मरकज़ तस्लीम करती है। रवां बरस मई में पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय जारियत ने 2 एटमी ताकतों को एक बड़ी जंग के दहाने पर पहुंचा दिया था। ऐसा लगता है कि भारत अपने लड़ाका तैयारों के मलबे और पाकिस्तान के तवील फासले तक मार करने वाले तैयारों के गुस्से को भूल गया है। इज्तमाई भूलने की बीमारी में मुब्तला भारत अब अगले दौर के तसादुम के लिए परेशान दिखाई दे रहा है। भारत के गैर जिम्मेदाराना बयानात जारियत के लिए मन घड़त बहानों की नई कोशिशें हैं। दुनिया में दहशतगर्दी में मुलविस भारत का चेहरा बेनकाब हो चुका है। हम खबरदार करते हैं कि अगर कोई एडवेंचर किया गया तो हौलनाक जवाब दिया जाएगा। ISPR के एलामिये में मजीद लिखा है कि भारतीय वजीर दिफा और फौजी और फिजाई सरबराहों ने इंतहाई इश्तियाल अंगेज़ बयानात दिए। हम खबरदार करते हैं कि मुस्तकबिल में कोई तसादुम हौलनाक तबाही का सबब बन सकता है। अगर जंग का एक नया दौर शुरू हुआ तो पाकिस्तान पीछे नहीं रहेगा। हम बगैर किसी हिचकिचाहट या रोक टोक के भरपूर जवाब देंगे। जो लोग एक नया मामूल कायम करने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें मालूम होना चाहिए कि पाकिस्तान ने रद्द अमल का एक नया मामूल कायम कर दिया है जो तेज़ फैसला कुन और तबाहकुन होगा। गैर ज़रूरी धमकियों और जारियत के सामने पाकिस्तान के अवाम और मुसल्लह अफवाज दुश्मन के हर कोने में जंग ले जाने की सलाहियत और अज़म रखते हैं। इस बार हम जोग्राफियाई अदम मुदाखलत के मफरूज़े को तोड़ देंगे और भारत के दूर दराज इलाकों को निशाना बनाएंगे। जहाँ तक पाकिस्तान को नक्शे से मिटाने की बात है, भारत को मालूम होना चाहिए कि अगर कभी ऐसी सूरत हाल पेश आई तो ये दो तरफा होगा। इसके अलावा जुमे को ही भारतीय योम फ़िज़ाइया की तकरीब में भारतीय एयर चीफ एयर मार्शल AP सिंह ने एक बार फिर ये दावा कर दिया था कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के 4 से 5 लड़ाका तैयारे तबाह हुए जिनमें ज़्यादातर F-16 थे। इसी तरह के एक बयान के जवाब में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ पहले भारत को ये चैलेंज कर चुके हैं कि दोनों ममालिक अपने तैयारों की गिनती आज़ाद माहिरीन से करवा लेते हैं। जबकि भारतीय सियासी और अस्करी क़यादत के हालिया बयानात पर जी न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा कि भारत की जानिब से कोई एडवेंचर खारिज अज़ इम्कान नहीं है, लेकिन भारत को जो नुकसान पहुंच सकता है इससे मुताल्लिक वो ज़रूर सोचेंगे। दूसरी तरफ भारतीय अखबार हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक भारतीय वज़ारत दिफा के आला हुक्काम इस हफ्ते अपने रूसी हम मनसबों से मुलाकात करेंगे ताकि मज़ीद 5 S-400 एयर डिफेंस सिस्टम्स या तो मुश्तरका तौर पर तैयार करने या फिर बराह रास्त खरीदने पर गौर किया जा सके, जिसका मकसद भारत की तवील फासले की दिफाई सलाहियत को मजीद मजबूत बनाना है। 5 दिसंबर को रूसी सदर पुतिन की भारत आमद से पहले भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के 7 सालाना सरबराही इजलास के मौके पर इस मुआहदे की मंजूरी का इम्कान है। खबर के मुताबिक अक्टूबर 2018 को तय पाने वाले $5.5 अरब के मुआहदे के तहत
5 में से 2 S-400 सिस्टम्स 2026 के आखिर तक भारत को फराहम कर दिए जाएंगे। इस दौरान भारत और रूस के दरमियान मजीद 5 सिस्टम्स की खरीदारी पर बातचीत जारी है ताकि भारत की 7,000 किलोमीटर से जायद साहिली पट्टी पर किसी भी मुमकिन हमले का दिफा किया जा सके और नॉर्दर्न कमांड एरिया में फिजाई दिफाई खला को पुर किया जा सके। इस पूरी सूरत पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं दिफाई तज्जियाकार शहजाद चौधरी साहब। शहजाद साहब, बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। साहब, आपको लगता है कि जो कुछ हुआ ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, ना भारत को डोमेस्टिकली कोई सपोर्ट मिली बल्कि सियासी तौर पर उन्हें बड़ी सुबकी का सामना करना पड़ा वज़ीर आज़म मोदी को। आज भी कांग्रेस सवाल करती है कि बताइए कि हमारे कितने तैयारे तबाह हुए, इंटरनेशनली वो जो सपोर्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे वो उन्हें नहीं मिली, ट्रंप की बैड बुक्स में वो आए। इस सब के बाद भी एक नया एडवेंचर वो कर सकते हैं? मेरा ख्याल है ऐसा पागलपन, माफ कीजिएगा, ऐसा पागलपन मेरा ख्याल है वो नहीं दोहराएगा। और उसकी वजह यह है कि इस तरह के किसी भी एडवेंचर के लिए अहदाफ का क्लियर होना बहुत वाज़ेह होना चाहिए। अहदाफ जब तक वाज़ेह ना हो उस वक्त तक आप अपनी मिलिट्री को ख़ास तौर पर एक ऐसे मुल्क के ख़िलाफ़ और एक ऐसी तजर्बे के अंदर जिसके अंदर कि आप पहले हज़ीमत उठा चुके हैं, दोबारा उसमें झोंकना नहीं चाहेंगे। एक चीज़। दूसरी बात, उन्होंने जियोपॉलिटिकल लेवल के ऊपर बहुत ज़्यादा लूज किया है इस 4 दिन की जंग के बाद जो मई में हुई। यानी वो अपनी साख खो बैठे, उनकी अफवाज साख खो बैठी, नुकसानात उनके उसके अलावा हैं। उन नुकसानात को पूरा करना, उस कमियों को पूरा करना जिनकी बुनियाद पे वो समझ बैठे थे कि शायद वो बहुत एक बड़ी ताकत बन चुके हैं, ये तमाम वो चीज़ें हैं जहां पर कि बहुत बड़ा धचका पहुंचा है उनको। तो मैं अगर सियासी तौर पर देखूं यानी जियोपॉलिटिकल लेवल के ऊपर, तो मुझे कोई उनकी उसमें फ़ायदा नज़र नहीं आता, बल्कि रिस्क है एक बहुत बड़ा। एक दफ़ा फिर मुंह की खानी पड़ गई तो जो थोड़ी बहुत साख रह गई है अपने हुजम की वजह से या अपने एक मेन कंट्री होने की वजह से एशिया के अंदर और एक बड़ी फौज होने की वजह से, वो भी खत्म हो जाएगी, खाक में मिल जाएगी। तो एक तो वो चीज़ है। दूसरी बात, को अफवाज के अंदर कोई इतनी बड़ी तैयारी या इतनी बड़ी चीज तब्दीली मुझे नजर नहीं आई जिसकी बुनियाद पे मैं ये कहूँ कि अच्छा उन्होंने जो कमियां थी वो पूरी कर ली और वो तैयार हैं कि अच्छा हजीमत उठाई थी हमने, उस हजीमत का अब हम बदला चुकाने जा रहे हैं। तीसरी बात, ऐसे फैसले इस किस्म के जो एडवेंचर्स हैं वो इस चीज़ पे नहीं किए जाते कि हमने मार खाई आपने ज़रूर खाई, लेकिन उसको अपने जो आपने नॉर्मल सेट करने की कोशिश की थी उसका जवाब आपको एक और नॉर्मल की शक्ल में पाकिस्तान ने दे दिया। तो पाकिस्तान ने भी एक नॉर्मल सेट कर दिया। तो उस तजर्बे को दोबारा भुगतना, उस तजर्बे में से दोबारा गुजरना एक ऐसी कौम के लिए जो कि हर तरफ से इस वक्त दबी हुई है। देखिए ना, मुआशी तौर पर इसके ऊपर क्या मुश्किलात हैं। ट्रंप ने कितनी टैरिफ्स लगा दी हैं, रूस के साथ तेल खरीदने के ऊपर कितनी पाबंदियां हैं, उसके बाद उसको अपनी जगह लूज होती महसूस हो रही है इन दी कमिटी ऑफ नेशंस जियोपॉलिटिकल लेवल के ऊपर। ऐसी सूरत के अंदर एक मुल्क इतनी बड़ी छलांग लगाएगा और एक न्यूक्लियर मुल्क के साथ माथा लगाना चाहेगा, मेरा ख्याल है कि पहले भी गलती की थी, ये उससे बड़ी गलती होगी। जो आपने बातें की मेम साहब, ज़ाहिर अब ये ग्राउंड रियलिटीज़ हैं जिसके ऊपर आपने तज़िया दिया, और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी हैं जो ज़ाहिर एक एक्सट्रीम राइट विंग पॉलिटिक्स करते हैं और भारत के अंदर आमतौर पर जो उनके सरबराहान हैं वो इस किस्म के स्टेटमेंट्स नहीं देते थे, मगर अब सभी को देने पड़ रहे हैं। क्रिकेट टीम को भी अनप्रोफेशनल एटीट्यूड अपनाना पड़ रहा है। ऐसे में जब इलेक्शन आ रहे हो बिहार में, तो क्या नरेंद्र मोदी जैसी शख्सियत इन तमाम कैलकुलेशंस को जो कि एक सैनिटी के अगेंस्ट हैं जा सकते हैं वो इन तमाम कैलकुलेशंस को इग्नोर करके? मेरा ख्याल है उनका ख्याल ये था, मेरी समझ के मुताबिक उनका ख्याल ये था कि जब उन्होंने मई में एडवेंचर किया उसके बाद शायद पाकिस्तान उस तरह का जवाब नहीं देगा जो कि पाकिस्तान ने दिया। एक 6 मई था, फिर एक 10 मई था, और 9 और 10 की रात को जो हुआ वो उनकी सोच से भी बाहर था। तो मेरा अपना ख्याल यूं है कि वो जो जवाब उनको मिला है उसकी बुनियाद पे अगर वो कोई पोलिटिकल एडवांटेज गेन करना भी चाह रहे थे तो वो पोलिटिकल एडवांटेज तो नहीं बना, बल्कि उनकी और सियासी तौर पर विद इन डोमेस्टिक पॉलिटिक्स एक बहुत बड़ी उनको हजीमत उठाना पड़ी। कांग्रेस सवालात उठा रही है, उनकी लीडरशिप पे सवालात उठा रहे हैं, उनकी स्ट्रैटेजी पे सवालात हैं, उनकी आर्म फोर्सेस पे सवालात हैं, और तमाम का तमाम जैसे कहते हैं द बक स्टॉप्स एट द प्राइम मिनिस्टर्स टेबल। अच्छा, अब प्राइम मिनिस्टर ने वो फैसले भी नहीं किए जो कि उसको करने चाहिए थे। यानी अगर उसको कहीं पे खला नजर आया अपनी लीडरशिप के अंदर, मिलिट्री लीडरशिप में, तो उसको कुछ उस पर करेक्टिव मेजर्स लेने चाहिए थे। हटाता, चेंज करता, ये करता, ऐसी कोई तब्दीली कोई चीज नहीं आई। बल्कि इसके बरक्स उनके अपने यहाँ एक बहुत बड़ी डिबेट स्टार्ट हो गई है जहां पर लोग, हुकूमत एक बात करती है उसके जवाब में 10 यूट्यूबर्स बैठ के उसके बारे में उसका जवाब देना शुरू कर देते हैं या कहना शुरू कर देते हैं कि किस तरीके से लग बात है और गलत बात है। यानी वो अपने ही लोगों के बीच में अपनी साख को खत्म कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि बावजूद इसके कि नरेंद्र मोदी
नरेंद्र मोदी है और उसने अभी तक इस तरह के तमाम एडवेंचर्स छोटे छोटे करके फायदा हासिल करने की कोशिश की, मगर इस दफा पाकिस्तान का जो रिस्पांस था वो उसको तवक्को नहीं थी उस रिस्पांस की। उस रिस्पांस ने उसको मजबूर कर देगा कि वो जहां पे सोचता है वहां पे रुक जाए, और रुका है वो बड़ी हद तक। तो मैं नहीं समझता कि वो अपने सियासी फायदे के लिए, जहां तक ये जो मिलिट्री लीडर्स की आपको बातें सुनाई देती हैं, जिंगोइज्म, ये क्या वजह है कि उनको ये कहना पड़ रहा है? क्या वजह है कि पहले नहीं कहा आज तक? इस वजह से कि जिस किस्म की क्लियर विक्ट्री पाकिस्तान ने हासिल की और जिस किस्म की मार उनको पड़ी, उसके लिए हौसला बढ़ाने के लिए, अपने लोगों को बताने के लिए कि नहीं, हमारे अंदर जुबान भी है और हमारे अंदर हिम्मत ताकत भी है, वो ये बात करते हैं बेसिकली मेकिंग अप फॉर द लॉसेस दैट दे हैव सफर्ड बाय जस्ट यूजिंग अ हार्ड लैंग्वेज, सेबर रैटलिंग के साथ। तो मेरा ख्याल है कि उसका जवाब खातिर खा हमारे ISPR ने दे दिया है, और हकीकत भी वही है, और उसका नमूना भी पाकिस्तान ने पेश कर दिया था मई के अंदर। तो उसके ऊपर मुझे कोई ऐसी, देखिए पाकिस्तान की जो मिलिट्री डिप्लॉयमेंट्स है ना, या मिलिट्री की जो स्ट्रक्चर्स हैं, बहुत बैलेंस्ड है। यानी अगर आपको याद हो, हमारी मई के अंदर जो आपके साथ प्रोग्राम हुए और उसके बाद एक दो, तो उसके अंदर जो मैंने वाजे किया था कि साउथ हो या नॉर्थ हो या सेंटर हो, यही 3 जगह है ना हमारे बॉर्डर में इंडिया के साथ, तो तीनों जगह पे पाकिस्तान की मिलिट्री का जो कॉम्पोजिट अवेलेबिलिटी है अपने स्ट्रेंथ के अंदर, बड़ी ही बैलेंस्ड है। हर फौज का कोशिश होती है कि एक जंग के अंदर एक इम्बैलेंस क्रिएट किया जाए दूसरी तरफ, यानी मैं ऐसी जगह पे हमला करूं कि वो सब भाग के इस तरफ आ जाए तो दूसरी तरफ खिलाफ पैदा हो जाए। लेकिन वो जंग, वो जमाना अब चला गया, अब वो रह नहीं गया। अब पाकिस्तान ने अपनी डिप्लॉयमेंट्स भी और बैलेंस रखी हुई है कि साउथ हो तो उसको भी हम केटर कर लेते हैं। भुज के ऊपर अटैक किया 400 बैटरी में उनकी रेडार्स के ऊपर, सिमिलरली नॉर्थ में हमने किया सेंट। तो इस तरीके से ये तमाम मुमकिन है, ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि गैर मुमकिन हो। पाकिस्तान को पंच मारनी आती है और वो पंच उसने मार के दिखाई है, इससे फर्क नहीं पड़ता कि ज्योग्राफिकली भी कौन सा एरिया। बहुत शुक्रिया एयर वाइस रिटायर्ड शहजाद चौधरी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। दूसरी तरफ जुनूनी इंतहा पसंद खुद भारत के लिए खतरा बनते जा रहे हैं। अक़लियतों और निचली ज़ातों के दुश्मन भारतीय इंतहा पसंदों के हाथ अब भारत की आला अदलिया तक भी पहुंच गए हैं, और एक वकील ने हिंदू देवता की तौहीन का इल्ज़ाम लगाकर भारत के चीफ जस्टिस पर भरी अदालत में जूता फेंक दिया। यानी वो भारतीय अदलिया जिसने मुतनाज़े फैसलों के ज़रिए मोदी सरकार का एजेंडा आगे बढ़ाने में बड़ा किरदार अदा किया, और जिन भारतीय अदालतों पर यह तनकीद होती है कि भारत का अदालती निज़ाम एक आज़ाद निज़ाम था, मगर मोदी सरकार ने उसे भी अपना मातहत बनाकर रख दिया, और चंद जजेस के अलावा अब भारतीय अदलिया के जजेस सिर्फ मोदी सरकार के एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं, मगर उस अदलिया से भी अब इंतहा पसंद मुतमईन नहीं है। यानी ये साफ जाहिर है कि जब अदालतें इंतहा पसंदों को खुश करने की कोशिश करती हैं तो उससे इंतहा पसंदों का इत्मीनान नहीं बल्कि उनकी डिमांड बढ़ जाती है। भारतीय मीडिया के मुताबिक चीफ जस्टिस BR गवाई ने दिन का पहला मुकदमा सुनना शुरू ही किया था कि अचानक एक 71 साला वकील ने नारेबाजी शुरू कर दी और इसके बाद उन पर जूता फेंक दिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक वाक़े के दौरान चीफ जस्टिस ने तहम्मुल का मुजाहरा किया और कहा कि मुझ पर ऐसे हमलों का कोई असर नहीं होगा। इसके बाद उन्होंने मामूल की अदालती कार्रवाई जारी रखी। दिल्ली पुलिस ने कहा कि वकील राकेश किशोर की इस हरकत की तहकीकात जारी है। 71 साला वकील मुबैना तौर पर हिंदुओं के भगवान विष्णु की मूर्ति की बहाली से मुताल्लिक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रिमार्क्स पर नाखुश थे। जूता उछालने वाले वकील को फौरन सिक्योरिटी एहलकारों ने पकड़ लिया। बाद में उन्हें सुप्रीम कोर्ट के सिक्योरिटी यूनिट के हवाले कर दिया गया। अदालत से बाहर ले जाते वक्त उस वकील ने नारा लगाया कि हिंदू धर्म का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। चीफ जस्टिस गवाई ने 16 सितंबर को मध्य प्रदेश में 7 फीट बुलंद हिंदुओं के भगवान विष्णु की मूर्ति की तामीर नौ के लिए दायर करदा दरख्वास्त को मुस्तरद करते हुए दरख्वास्त गुजार से कहा था कि ये महज पब्लिसिटी का मामला है, पब्लिसिटी का मुकदमा है। अगर आप भगवान विष्णु के अकीदतमंद हैं तो आप दुआ करें और कुछ मुराकबा करें। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स पर तनकीद की गई तो उन्होंने वजाहती बयान में कहा कि मैं तमाम मज़ाहिब का एहतराम करता हूँ, और रिमार्क्स इस तनाजुर में दिए गए थे कि मंदिर की देखभाल का इख्तियार भारतीय आसार कदीमा के पास है। भारत के चीफ जस्टिस गवाई का ताल्लुक हिंदुओं में सबसे निचली समझे जाने वाली दलित जात से है। इस पर भारतीय अपोजिशन पार्टी कांग्रेस की तर्जुमान शमत ने एक पोस्ट में लिखा कि ये वो हाल है जो बीजेपी और RSS की नफरत की सियासत ने इस मुल्क का कर दिया है। जब एक निचली जात का चीफ जस्टिस ही महफूज नहीं तो इसी से निचली जात के आम शहरियों की सूरत हाल का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। जबकि कांग्रेस के सदर और राज्यसभा में अपोजिशन लीडर मल्लिकार्जुन ने एक पोस्ट में लिखा है कि आज
सुप्रीम कोर्ट में भारत के चीफ जस्टिस पर हमले की कोशिश एक गैर मामूली, शर्मनाक और काबिल नफरत वाक़या है। यह अदलिया की इज्जत और वक़ार और कानून की हुक्मरानी पर हमला है। जब एक मौजूदा चीफ जस्टिस जो अपनी काबिलियत, दियानत और मेहनत के बल पर मुल्क के आला तरीन अदालती ओहदे तक पहुँचे हैं, इस तरह निशाना बनाए जाएंगे तो ये एक निहायत तशवीशनाक पैगाम देता है। ये दरअसल एक ऐसे शख्स को डराने और बेइज्जत करने की कोशिश है जिसने आइन की सरबुलंदी के लिए समाजी रुकावटों को तोड़ा। ऐसा अकल से आरी अमल जाहिर करता है कि पिछली एक दहाई में नफरत, जुनून और तासुब ने किस तरह हमारे मुआशरे को अपनी लपेट में ले लिया है। मैं कांग्रेस की तरफ से इस हमले की शदीद तरीन अल्फाज में मजम्मत करता हूँ। हमारी अदलिया की हिफाजत और सलामती सबसे अहम है। इंसाफ और अकल को गालिब आना चाहिए, धमकी और खौफ को नहीं। भारत की सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन ने एक करारदाद मंजूर करके इस वाक़े की मजम्मत की है और इसे अदालती आज़ादी पर हमला करार दिया है। चंद जजेस के अलावा ये वो अदलिया है जो भारत के इंतहा पसंदों को खुश करते करते यहाँ तक आ गई है, मगर अब खुद इंतहा पसंदों के निशाने पर है और अब इंतहा पसंद चंद आज़ाद जजेस को भी बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। ये वही अदलिया है जिसने बाबरी मस्जिद केस में मुतनाज़ ज़मीन पर राम मंदिर की तामीर का हुक्म दिया था और मुसलमानों को मस्जिद की तामीर के लिए मुतबादिल जगह फराहम करने का कहा था। इस फैसले के तहत अयोध्या में मोदी सरकार ने राम मंदिर तामीर भी कर दिया। जस्टिस रंजन गोगोई उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के चीफ जस्टिस थे जिन्हें रिटायर होने के सिर्फ 2 महीने बाद ही बीजेपी ने राज्यसभा का रुकन नामजद कर दिया। इसी तरह 11 दिसंबर 2023 को भारत की सुप्रीम कोर्ट ने एक मुतासिबाना फैसला देकर मकबूजा कश्मीर की नीम खुद मुख्तारी खत्म करने के 5 अगस्त 2019 के मोदी हुकूमत के फैसले को ही दुरुस्त करार देते हुए उसे बरकरार रखा। भारत की आला अदलिया की जानिब से ऐसे फैसले भी सामने आए जिन पर मुसलमानों ने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया, जबकि मुसलसल ऐसे फैसले भी सामने आए जिनमें मोदी सरकार या इंतहा पसंदों को रिलीफ दिया गया। लेकिन इसके बावजूद आज इसी अदलिया के सरबराह को भरी अदालत में जूता मार दिया गया है। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। हमास के और इसराइल के मुज़ाकरात हो रहे हैं, क्या कोई ब्रेक थ्रू मुतवक्के है? हक़ाइक़ आपके सामने रखेंगे एक ब्रेक के बाद। इस वक्त दुनिया भर की नज़रें मिस्र में हमास और इसराइल के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात पर जमी हुई हैं, जहां हमास की जानिब से मस्बत रद्द-ए-अमल सामने आने के बाद अमरीकी सदर ट्रंप के 20 निकाती अमन मुआहदे पर बातचीत हो रही है। और रिपोर्ट्स के मुताबिक इस सिलसिले में इसराइल, अमरीका और हमास तीनों के वफूद मिस्र के शहर शर्म शेख पहुंच गए हैं। अमरीकी वफ्द में अमरीकी सदर ट्रंप के खुसूसी नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ और सदर ट्रंप के दामाद जेरार्ड कुशनर शामिल हैं और इसराइली वफ्द की क़यादत नेतन्याहू के करीबी मुशीर रॉन ड्रमर ने करनी थी। ताहम अब यह खबर सामने आ रही है कि वो फिलहाल मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं है और वो अगले मराहिल में मुज़ाकरात का हिस्सा हो सकते हैं, जबकि हमास के वफ्द की सरबराही खलील हैया कर रहे हैं, जिन्हें इसराइल ने तकरीबन 1 माह पहले 9 सितंबर को दोहा में कत्ल करने की कोशिश की थी। ताहम वो इस हमले में बच गए थे, मगर उनका बेटा इस हमले में शहीद हो गया था। अमरीकी सदर ट्रंप पर उम्मीद है कि इन मुज़ाकरात का मस्बत नतीजा निकलेगा और इन मुज़ाकरात के ज़रिए न सिर्फ गज़ा में बल्कि पूरे मशरिक़ वस्ता में अमन आएगा, मगर साथ ही वो दोनों फरीक़ों पर जल्द किसी नतीजे पर पहुंचने के लिए दबाव भी डाल रहे हैं। इस सिलसिले में उनके मुताबिक बयान सामने आ चुके हैं। वाज़ेह रहे कि 29 सितंबर को सदर ट्रंप ने व्हाइट हाउस में नेतन्याहू के साथ अपना 20 निकाती मनसूबा पेश किया था। मनसूबे में जंग बंदी और यरगमालियों की रिहाई समेत हमास के गैर मुसल्लह होने और गज़ा से निकलने का मुतालबा किया गया था और ट्रंप ने कहा था कि मुस्लिम दुनिया समेत दुनिया भर के ममालिक इस मनसूबे के हक़ में हैं और इसराइल ने भी इस पर रजामंदी जाहिर कर दी थी। जबकि हमास के बारे में इन तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया जा रहा था कि वो शायद कुछ सख्त शराइत की वजह से इस मनसूबे को मुस्तरद कर देगी। ताहम हमास ने जुमे को बाज़ाब्ता तौर पर मस्बत रद्द-ए-अमल दिया और यरगमालियों की फौरी रिहाई के मुतालबे को कबूल कर लिया। ताहम उन्होंने इसराइली फ़ौज के गज़ा से फौरी इनखला समेत मनसूबे के कुछ निकात पर मजीद बातचीत का मुतालबा भी किया, जिस पर सदर ट्रंप ने भी मस्बत करार दिया और हमास के जवाब के बाद ट्रंप ने इसराइल से गज़ा में हमले आर्जी तौर पर रोकने का मुतालबा कर दिया। इसके अलावा ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में एक नक्शा शाया करते हुए कहा कि मुज़ाकरात के बाद इसराइल इनखला की इब्तिदाई लाइन पर मुत्तफ़िक़ हो गया है, जिसे हमने हमास को दिखाया और इसके साथ शेयर कर दिया है। जब हमास इसकी तस्दीक करेगी तो जंगबंदी फ़ौरन मौसर हो जाएगी, यरगमालियों और कैदियों के तबादले का अमल शुरू होगा और हम अगले मरहले के इनखला के लिए हालात पैदा करेंगे जो हमें इस 3000 साला अलमिये के खात्मे के करीब ले जाएगा। इस मामले पर आपकी तवज्जो का शुक्रिया और मज़ीद अपडेट्स के लिए तैयार रहें। अमरीकी सदर ट्रंप हमास के जवाब को मुस्बत करार दे रहे हैं, मगर साथ ही वो हमास को मुआहदे में ताख़ीर पर मुकम्मल तबाह करने की धमकी भी दे रहे हैं। अमरीकी नशरियाती इदारे CNN की रिपोर्ट के मुताबिक सदर ट्रंप ने CNN को बताया कि अगर हमास इक़्तिदार और गज़ा पर कंट्रोल छोड़ने से इनकार करती है तो उसे मुकम्मल तबाही का सामना करना पड़ेगा, जबकि वो अपने मुजव्विज़ा जंगबंदी मंसूबे को आगे बढ़ाने की कोशिशों में मसरूफ़ हैं। CNN के जैक टेपर ने जब सदर ट्रंप से पूछा कि अगर हमास इक़्तिदार में रहने पर इसरार करती है तो क्या होगा, तो इस पर सदर ट्रंप ने एक टेक्स्ट मैसेज के जरिए जवाब दिया कि मुकम्मल तबाही यानी हमास का मुकम्मल खात्मा होगा।
जैक टेपर ने सदर ट्रंप से उनके 20 निकाती मंसूबे पर हमास के रद्द अमल के बारे में सेनेटर लिंडसे ग्राहम की तशरीह का हवाला देते हुए पूछा कि हमास ने मौसर तौर पर इस मंसूबे को मुस्तरद कर दिया है क्योंकि वो गैर मुसल्लह होने से इनकार कर रही है, गजा को फ़लस्तीनी कंट्रोल में रखने पर इसरार कर रही है और यरगमालियों की रिहाई को मुज़ाकरात से जोड़ रही है। जैक टेपर ने ट्रंप से पूछा कि क्या सेनेटर लिंडसे ग्राहम गलत हैं। इस पर सदर ट्रंप ने कहा कि मुझे तवक्को है कि जल्दी ये वाज़े हो जाएगा कि आया हमास वाकई अमन के लिए पुरअज़म है या नहीं। इस सारी सूरत हाल में अब ये खबर भी सामने आ रही है कि इसराइल अब भी इस मंसूबे पर हमास के रद्द अमल से खुश नहीं है और इसराइली चाहते हैं कि ट्रंप भी इस पर सख्त रवैये का इजहार करें, लेकिन ट्रंप का रवैया उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। इस हवाले से अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक जब हमास ने जुमे को सदर ट्रंप के गजा अमन मंसूबे पर हाँ लेकिन के साथ जवाब दिया तो ट्रंप ने इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को फ़ोन किया ताकि उनसे इस पेशरफ्त पर बात की जा सके जिसे ट्रंप एक खुश आइन खबर समझ रहे थे। ताहम नेतन्याहू का रद्दअमल मुख्तलिफ था। इस गुफ्तगू से आगाह एक अमरीकी अहलकार के मुताबिक नेतन्याहू ने ट्रंप से कहा कि यह खुशी मनाने वाली बात नहीं है और इसका कोई ख़ास मतलब नहीं बनता। ट्रंप ने इस पर रद्दअमल देते हुए सख्ती से कहा कि मुझे समझ में नहीं आता कि तुम हमेशा इतने मनफी क्यों रहते हो, ये कामयाबी है, इसे कबूल करो। ये गुफ्तगू जिसकी तस्दीक एक दूसरे अमरीकी अहलकार ने भी की, इस बात की अक्कासी करती है कि ट्रंप नेतन्याहू के तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद अमन अमल को आगे बढ़ाने और अगर हमास मुआहदे पर आमादा हो जाए तो उसे जंग ख़त्म करने पर कायल करने के लिए पुरअज़म हैं। ट्रंप के मंसूबे के बाज़ाब्ता जवाब में हमास ने कहा कि वो तमाम बाकी इसराइली यरगमालियों को रिहा करने के लिए तैयार है बशर्ते के जंग मुकम्मल तौर पर ख़त्म की जाए और इसराइली फ़ौज गजा से मुकम्मल इनखला करे। ताहम हमास ने मुतादिद तफसीलात पर मुज़ाकरात की दरख्वास्त की। एक इसराइली अहलकार ने एक्सियोस को बताया कि जुमे को निजी मुशावरत के दौरान नेतन्याहू ने जोर देकर कहा कि वो हमास के जवाब को ट्रंप के मंसूबे की नामंजूरी समझते हैं। नेतन्याहू चाहते थे कि अमेरिका के साथ रद्द अमल पर हम आहंगी रखी जाए ताकि ये तासुर पैदा ना हो कि हमास ने मस्बत जवाब दिया है। एक सीनियर अमरीकी अहलकार के मुताबिक ट्रंप का मूड बिल्कुल मुख्तलिफ था। वो इस बात पर फिक्रमंद थे कि हमास मंसूबे को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर देगी, लेकिन उन्होंने हमास के जवाब को मुआहदा आगे बढ़ाने के एक मौके के तौर पर देखा। दो अमरीकी अहलकारों ने मजीद बताया कि जब ट्रंप ने नेतन्याहू को फ़ोन किया तो उन्हें नेतन्याहू के सर्द रवैये की तवक्को नहीं थी। यही वजह थी कि ट्रंप का रद्द अमल सख्त और जज्बाती था। ट्रंप ने हफ्ते को एक मुख्तसर इंटरव्यू में एक्सियोस को बताया कि उन्होंने नेतन्याहू से कहा था कि यह उनके लिए फतह का मौका है और बिलाखिर नेतन्याहू इस बात पर मुत्तफिक हो गए। ट्रंप ने कहा कि नेतन्याहू इस पर राज़ी थे, उन्हें राज़ी होना ही पड़ेगा क्योंकि उनके पास कोई चॉइस नहीं है। मेरे साथ सबको राज़ी होना ही पड़ता है। एक अमरीकी अहलकार ने बताया कि जुमे की कॉल के दौरान ट्रंप और नेतन्याहू के दरमियान बातचीत काफ़ी तनाव का शिकार थी और ट्रंप वाज़े तौर पर नाराज़ थे। ताहम दोनों अमरीकी अहलकारों ने इस बात पर जोर दिया कि सख्त और दो टोक गुफ्तगू के बावजूद दोनों रहनुमाओं के दरमियान बिलाखिर एक इत्तफाक़ राय पैदा हो गया। एक अहलकार ने मजीद बताया कि आखिरकार सदर ट्रंप अमन चाहते हैं और यही सबसे अहम बात है। ट्रंप इंतज़ामिया पहले ही इसराइल के साथ करीबी ताउन कर रही है ताकि ये मकसद हासिल हो सके। हफ्ते को ट्रंप ने दोनों फरीक़ैन पर जोर देना जारी रखा कि वो मुआहदे को हतमी शक्ल दें। ट्रंप ने हमास के लिए एक अवामी पैगाम जारी किया जिसमें हमास को ताख़ीरी हरब इस्तेमाल न करने की वार्निंग दी गई। सदर ट्रंप ने जोर दिया कि अगर हमास ने यरगमालियों की रिहाई के लिए पेशरफ्त न की तो मुआहदा ख़त्म कर दिया जाएगा। सदर ट्रंप ने इसराइल को भी कायल कर लिया कि वो गजा के कुछ हिस्सों से इसराइली अफवाज के इब्तिदाई इनखला के लिए एक अपडेटेड नक्शे पर रजामंद हो जाए। इस सारी सूरत हाल में आज हमास और इसराइल और अमरीका के वफूद मुज़ाकरात के लिए मिस्र पहुँच गए हैं। इस हवाले से CNN की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली ज़राए ने CNN को बताया कि इसराइली हुक्काम मुज़ाकरात के लिए मिस्र पहुँच गए हैं और ये भी मालूम हुआ है कि कतरी और मिस्री सालिस काहिरा में हमास के रहनुमा खलील हैया से मुलाकात कर रहे हैं जो हमास की मुज़ाकराती टीम की क़यादत कर रहे हैं। हमास के एक ज़रिए ने भी CNN को बताया कि पहला बाज़ाब्ता मुज़ाकराती इजलास आज रात शुरू होने वाला है। बातचीत के इब्तिदाई मरहले में तवज्जो उन अहम तफसीलात पर मरकूज़ है जिनमें रिहा होने वाले फ़लस्तीनी कैदियों की फहरिस्त और गजा से इसराइली फ़ौज के इनखला की हदूद शामिल हैं। ट्रंप ने जुमे को ऐलान कर दिया कि हमास की जानिब से 20 निकाती मंसूबे पर मस्बत रद्दअमल के बाद उन्होंने इसराइल को गजा में हमले आर्जी तौर पर बंद करने का कह दिया था, जिस पर इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने दावा कर दिया कि इसराइल ने हमले रोक दिए हैं, मगर ज़मीनी हक़ाइक़ इसके बरक्स हैं और आज भी गजा में इसराइली हमले रिपोर्ट हुए हैं। अल जज़ीरा के मुताबिक 3 अक्टूबर को सदर ट्रंप की जानिब से इसराइल से हमले आर्जी तौर पर बंद करने के मुतालबे के बाद से इसराइली फोर्सेज ने गजा में कम अज़ कम 104 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया है, जबकि सिर्फ आज सुबह से होने वाले इसराइली हमलों में कम अज़ कम 10 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। दूसरी जानिब इसराइली हुक्काम ने आज गजा में इमदाद पहुँचाने की कोशिश में गिरफ्तार बैनुल अक़वामी कारकुनों में से मज़ीद 171 अफराद को डिपोर्ट कर दिया है।
जिनमें स्वीडन से ताल्लुक रखने वाली इंसानी हुकूक और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ की मारूफ कारकुन ग्रेटा थनबर्ग भी शामिल हैं, जिन्हें गुज़िश्ता हफ्ते 450 से ज़ायद अफराद के साथ गिरफ्तार कर लिया गया था, जिनमें पाकिस्तान के साबिक़ सेनेटर मुश्ताक अहमद खान भी शामिल थे। लेकिन ताहाल सेनेटर मुश्ताक अहमद खान की डिपोर्टेशन से मुताल्लिक कोई खबर सामने नहीं आई है। हवाले से दफ्तर ख़ारजा की जानिब से जारी बयान के मुताबिक पाकिस्तान अपने बैनुल-अक़वामी पार्टनर्स के साथ मुकम्मल राब्ते में है ताकि अपने उन शहरियों की सलामती और फौरी वापसी को यकीनी बनाया जा सके जिन्हें काबिज़ इसराइली फोर्सेस ने गैर कानूनी तौर पर हिरासत में लिया हुआ है। एक दोस्त यूरोपीय मुल्क के सिफारती ज़राए के ज़रिए तस्दीक हो चुकी है कि साबिक़ सेनेटर मुश्ताक अहमद इसराइली काबिज़ फोर्सेस की तहवील में हैं और वो महफूज और सेहतमंद हैं। मज़ीद बताया गया है कि मकामी कानूनी तकाज़ों के मुताबिक सेनेटर मुश्ताक को अदालत में पेश किया जाएगा और जब मुल्क बदरी के अहकामात जारी होंगे तो उनकी वापसी को फौरी बुनियादों पर मुमकिन बनाया जाएगा। 22 साला ग्रेटा थनबर्ग को आज इसराइली हुकाम ने 171 अफराद के साथ डिपोर्ट कर दिया है, मगर उन्हें गुज़िश्ता 4 दिनों से इसराइल में इंतहाई सख्त हालात का सामना करना पड़ा था। Leaders, so-called leaders who are supposed to represent me, who continue to fuel a genocide, death and destruction, they do not represent me. And this is a last resort that this mission has to exist. It's a shame. It is a shame. And I could talk for a very, very long time about our mistreatment and abuses in our imprisonment, trust me, but that is not the story. What happened here was that Israel, while continuing to worsen and escalate their genocide and mass destruction with genocidal intent, attempting to erase an entire population, an entire nation in front of our very eyes, they once again violated international law by preventing humanitarian aid from getting into Gaza while people are being starved. And we want to also emphasize that we do not only need humanitarian aid to enter Gaza, we need an end to the siege, we need an end to the occupation and the oppression. We cannot take our eyes away from Gaza, from all the places of the world that are suffering, living on the forefronts of this business as usual system. This genocide and other genocides are being enabled and fueled by our own governments, our institutions, our media and companies. It is our responsibility to end that complicity. आज के प्रोग्राम में इतना ही दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।